नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी कप्पा एंड मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम विद कॉन्सेंट्रेशन। क्या ये हेडिंग है? वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन। कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का कॉन्सेंट्रेशन के साथ रिलेशन क्या होगा और कैसे कैसे वेरी करेगा, इसके बारे में डिस्कशन करना है। एक बात बताना, इससे पहले कि हम ये सब डिस्कस करें, छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। कंडक्टिविटी का मेन मतलब क्या था? कोई भी मटेरियल या कोई भी सॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा कंडक्टर होगा, अच्छा कंडक्टर होगा, उसमें जितने ज़्यादा आयन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस पढ़ाया था ना, दो टाइप के कंडक्टेंस पढ़ाए थे, इलेक्ट्रॉनिक एंड आयनिक। हम किसके बारे में डिस्कशन करें? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वाले काम तो फिजिक्स वाले सर का है, वो उसका काम, उनका काम है, वो अपना डिस्कस करेंगे। हमारा काम किसके लिए है? आयनिक का, तो हम आयनिक डिस्कस करेंगे। तो आयनिक का कंडक्टेंस डिसाइड करने के लिए मैंने आपको बताया था ये कई तरीके पे वेरी करता है। उसमें एक टर्म था कॉन्सेंट्रेशन, और एक और था क्या? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। याद करो, स्ट्रॉन्ग या वीक, ठीक है ना। तो जब भी कभी आप कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो भैया चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा आयंस उतने ज़्यादा होंगे, आयंस जितने ज़्यादा होंगे कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। सिंपल सी बात, क्लियर है ना। लेकिन जब हम बात मोलर कंडक्टिविटी की करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी दिस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या इन्वर्सली या डायरेक्टली? इन्वर्सली। तो और एक और ख़ास बात, मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग के लिए अलग और वीक के लिए अलग तरीके से वेरी करेगा। तो लिखेंगे, इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद increase in concentration for weak as well as strong electrolyte, for both, ऐसे लिखें, for both weak as well as strong electrolyte, for weak as well as strong electrolyte। तो भैया चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों के लिए कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब बताना जरा, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या था? कप्पा डिवाइडेड बाय सी, है ना। तो इसका मतलब वो क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और स्ट्रॉन्ग के लिए अलग वेरिएशन होता है उसका, और वीक के लिए अलग वेरिएशन होता है। नेक्स्ट नोट पॉइंट लिखेंगे, ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेज, आगे क्या लिखूंगा? विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन एक और बात है, इट वेरी डिफरेंटली विद वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये अलग अलग तरीके से स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वेरी करेगा। कैसे वेरी करेगा इसकी बात भी देखते थे। इसी में पहला पॉइंट जो होगा, अगर आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो स्ट्रॉन्ग है
तो उसके लिए वीकली डिपेंड होगा, और अगर वीक है तो उसके लिए स्ट्रांगली डिपेंड होगा। नेक्स्ट नोट पॉइंट इसी में लिखेंगे, इसी के जस्ट नीचे, for weak electrolyte it strongly depend, for weak electrolyte it strongly depend, यानी कि अगर कहीं पे वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी हमें पता करना है तो कॉन्सेंट्रेशन के साथ वो क्या होगा, बहुत ही स्ट्रांगली डिपेंड होगा, यानी कि थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट नोट पॉइंट इसी में, फॉर, आप समझ गए हो कि आगे क्या लिखना है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा बेटा, वीकली डिपेंड, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इट वीकली डिपेंड। तो इस पॉइंट को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर से बताना, मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रांगली डिपेंड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड मोलर कंडक्टिविटी वीकली डिपेंड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या ये बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? फिर से एक बार, conductivity is directly proportional to concentration for weak or as well as strong electrolyte, and molar conductivity is inversely proportional to concentration but it vary differently, that means for weak electrolyte ये strongly depend होगा, for strong electrolyte it weakly depends। इसको ऐसे बना सकते हैं, देखें, for strong, हाँ बेटा कोई बताना चाह रहा है, कुछ बोलना चाह रहा है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, आओ देखें, अगर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है तो उसके लिए क्या होगा, इधर देखना बेटा, ध्यान से देखना, जो ग्राफ बनेगा ना, ध्यान से सुनना, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो थोड़ा ये कॉन्सेंट्रेशन का टर्म होगा, ये कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी का टर्म होगा, और यहाँ कॉन्सेंट्रेशन रूट सी, एक्सपेरिमेंट से रूट सी हमने यहाँ पे ले लिया, तो ये कॉन्सेंट्रेशन है एक्स एक्सिस पे रूट सी, और वाई एक्सिस पे क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। जैसे जैसे आप कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या, वीकली या स्ट्रॉन्गली, वीकली, तो जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाओगे, कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने से कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज होती चली जाएगी, तो ये कुछ इस तरीके से वेरी होगा, धीरे धीरे वेरी करेगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, और एक बात बताओ, मैंने कॉन्सेंट्रेशन को कम किया और कॉन्सेंट्रेशन को कम करते गया तो वो कंडक्टिविटी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, कंसंट्रेशन कम करते 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 क्या तक, मैक्सिमम मिनिमम क्या कर सकता हूँ, जीरो, और जिस टाइम पे मैं कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन को जीरो करूँगा, क्या कंडक्टिविटी उस टाइम पे मैक्सिमम होगी, तो जिस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन को जीरो करता हूँ उस टाइम पे कंडक्टिविटी मैक्सिमम होगी। कुछ इस तरीके से यहाँ पे कहीं आके कट करेगा, ये जो वैल्यू कट करेगा ना बेटा, उसी को हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब अगर मैं इस चीज़ को ध्यान से देखूं और मैथ वाले बच्चों से पूछूं, क्या ये आपको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दिख रहा है, नहीं, एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना, क्या आप इसका इक्वेशन बना सकते हैं, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वेरी गुड, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो y क्या है, लैम्डा m, दिस इज इक्वल्स टू एम एक्स, m कोई भी एक कॉन्स्टेंट ले लेते हैं, स्लोप नेगेटिव है पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव है तो कौन जो भी स्लोप होगा नेगेटिव होगा, मैं एक स्लोप कोई भी ले लेता हूँ कि a है मान लो, अब एम एक्स की जगह पे क्या लिखूँगा, अंडर रूट सी, ठीक है, या इंटरसेप्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो मैंने लिखा प्लस, इंटरसेप्ट कितना है बेटा, लैम्डा नॉट एम, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या ये आपको अच्छा खासा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा? अब जरा इसको देखो, लैम्डा एम दिस इज इक्वल टू, क्या मैं इसको पहले लिख सकता हूँ, लैम्डा नॉट एम माइनस ए अंडर रूट सी। एक इक्वेशन यहाँ पे तैयार हो गया। इस इक्वेशन में जल्दी मुझे बताओ लैम्डा एम क्या है बेटा, जल्दी बताओ, मोलर कंसंट्रेशन, क्या है बेटा, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, और लैम्डा एम नॉट क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ओके, अच्छा सी क्या है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन, और ए क्या है, कांस्टेंट। हाँ, इसी को स्लोप बोल रहे हैं ना, ये कांस्टेंट है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना,
स्लोप पर ये जो K है ना, A है, सॉरी K कह रहा हूँ, A, इस A पे बहुत सारे सवाल बनते हैं। ये जो A है, इस A की A जो है वो इसी के बेस पे इलेक्ट्रोलाइट को कई तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। बेस्ड ऑन A, मैं आगे लिख रहा हूँ, बेस्ड ऑन A टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, E की बेस पे हम इलेक्ट्रोलाइट के टाइप के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अब ज़रा देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि मान लो आपके पास कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जैसे कि NaCl, NaCl तोड़ोगे तो Na के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस का, और Cl के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा। तो आप इसे ऐसे कहोगे, इसके ऊपर प्लस है तो 1, इसके ऊपर -1 है तो -1, तो ये इलेक्ट्रोलाइट कौन सा हो गया, 1 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इस इलेक्ट्रोलाइट का नाम क्या हो गया, 1 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसी तरीके से क्या आप CaCl2 को बता सकते हो, Ca के ऊपर कौन सा चार्ज, +2, Cl के ऊपर कौन सा चार्ज, -1, तो इसका टाइप क्या हो जाएगा, 2 1 इलेक्ट्रोलाइट। क्या हो जाएगा बेटा, 2 1 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जल्दी से मुझे AlCl3 बता दो, क्या होगा, Al के ऊपर +3 प्लस Cl -1 होता है, तो यानी कि 3 1 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्या कोई मुझे ऐसे बता सकता है, ठीक है, ऐसे लिखो, CaSO4 का Ca+2 और SO4 -2, ये बताओ 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट का टाइप है ना, 1 1 टाइप, 2 1 टाइप, 3 1 टाइप, 2 2 टाइप, 1 2 टाइप, 1 3 टाइप, ऐसा हो सकता है, बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। आप सोच रहे हो इस टाइप से क्या मतलब है, इससे एक फ़ायदा हो जाता है जेई वालों का। क्या फ़ायदा हो जाता है, एक टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर A की वैल्यू निकल गई ना, तो उस टाइप का कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होगा उसके लिए A की वैल्यू सेम होगी। जैसे KCl, अगर NaCl के लिए इसकी वैल्यू कोई आ गई तो KCl के लिए भी वो वैल्यू सेम होगी, LiCl के लिए भी वो वैल्यू सेम होगी, NaCl के लिए भी वो वैल्यू सेम होगी, AgCl के लिए भी वो वैल्यू सेम होगी। बस एक किसी के लिए वैल्यू आपको मिल जाए। जेई में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई एक वैल्यू दे देगा और पूछेगा अगर इसका A की वैल्यू ये है तो इसकी A की वैल्यू बताओ, तो आप बड़े आराम से बता दोगे क्या टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सेम है। ठीक है, एक नोट पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, फॉर सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट द वैल्यू ऑफ A इज सेम। इस तरीके से हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए पूरी वैल्यू अच्छे से देख ली। एक बार फिर से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। जल्दी बताओ, मैंने आपसे क्या बोला कि कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी दोनों कॉन्सेंट्रेशन के साथ वेरी करते हैं, बट अलग तरीके से। कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, बट मोलर कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। एक और प्रॉब्लम है, मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग के लिए अलग और वीक के लिए अलग वेरी करेगा। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वीकली डिपेंड, और वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो स्ट्रॉन्गली डिपेंड करेगा। फिर मैंने कहा कि मान लो हमने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ बनाने की कोशिश की, आपने कहा कि सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वीकली डिपेंड होगा, तो मैंने धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया और कंडक्टिविटी धीरे धीरे कम हो रही थी, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा था। मैंने कहा इस ग्राफ को जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा तो एक पॉइंट पे कहीं कट करेगा, जिस पॉइंट पे ये कट कर रहा है उस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन 0 है, और जिस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन 0 होगा उस टाइम पे मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम होगी, और उसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब आपने कहा कि सर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये इंटरसेप्ट है, इसका स्लोप कोई a मान लेते हैं और इससे ग्राफ बन जाएगा। क्या ग्राफ बनेगा, लैम्डा m दिस इक्वल्स टू लैम्डा नॉट m माइनस a इंटू c, वेयर a इज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। क्लियर है ना। फिर मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रोलाइट, जो देखो इलेक्ट्रोलाइट है, उस इलेक्ट्रोलाइट को A की बेस पे इलेक्ट्रोलाइट बदल जाएगा। A की बेस पे इलेक्ट्रोलाइट कैसे बदलेगा, जैसे अगर इस NaCl पे Na+ के ऊपर एक चार्ज है, Cl- के ऊपर एक चार्ज है, तो इसको हम 1 1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। CaCl2 में Ca+2 और Cl- है तो 2 1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। और यहाँ पे AlCl3 में Al के ऊपर +3 है और Cl के ऊपर -1, तो 3 1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। एक सेम टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए A की वैल्यू हमेशा क्या होगी, सेम होगी। जैसे अगर मान लीजिए NaCl के लिए A की वैल्यू 1.5 है तो KCl के लिए भी 1.5 होगी। क्या बात क्लियर होगी।
आप जल्दी से इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे, फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। इस पॉइंट को ज़रा ध्यान से देख लेना, ये जो ए वाली बात कर रहा हूँ ना, इसको थोड़ा ध्यान देना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी निकालते समय और उसका ग्राफ देखते समय जो वर्ड मोलर कंडक्टिविटी आया है, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। जल्दी से मुझे बताओ, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करते 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 जब हम 0 तक पहुँचे थे तो उस टाइम पे कंडक्टिविटी क्या हुई थी? मैक्सिमम हुई थी। और एक्चुअली ये होता नहीं है 0, ध्यान देना इस बात को, 0 होता नहीं है, बट टेंस टू 0। मैथ में बोलता है लिमिट टेंस टू 0, टेंस टू 0, एकदम 0 की तरफ पहुंचने ही वाला है, बट पहुंचा नहीं है। तो यही है, जब 0 कॉन्सेंट्रेशन 0 की तरफ पहुंच ही गया है, अप्रॉक्सीमेटली टेंस टू 0 है, उस टाइम पर जो कंडक्टिविटी होती है उसी को हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। अब इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। कई बुक में इसी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हेडिंग डाल लीजिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, हेडिंग डाल लीजिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। कई बुक में, ध्यान से सुनना, पहले तो इसका डेफिनेशन लिखना चाहोगे, लिखें, when concentration approaches 0, when concentration approaches 0, the conductivity is known as when concentration approaches 0, the molar conductivity is known as लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसे दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कई जगहों पे लैम्डा m 0 लिख देते हैं और कई जगहों पे लैम्डा m इनफाइनाइट लिख देते हैं, है ना। तो लैम्डा m 0 या नॉट बोलते हैं और लैम्डा m इनफाइनाइट, दोनों का मतलब सेम ही है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। बट अंतर क्या है? इनफाइनाइट और 0 एक कैसे हो सकते हैं, है ना। अंत ही आरंभ है, अगर आप लोगों ने कभी सुना हो तो अगर आप इनफाइनाइट को ऐसे समझते हो कि एक तरफ नंबर लाइन आप लोगों ने पढ़ा है, नंबर लाइन पे एक तरफ जाते हैं +1 +2 +3 डॉट 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 इनफाइनाइट, -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट अलग अलग नहीं है, इसको ऐसे चलते हैं +1 +2 +3 +4 डॉट 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 इनफाइनाइट, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इनफाइनाइट। एक सर्कल है ये, इनफाइनाइट एक ही होता है, +1 माइनस प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट। जहाँ से चीज़ें बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट तक पहुँचती है, वहीं से अगली चीज़ शुरू होती है, अंत ही आरंभ है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ लैम्डा m = 0 और लैम्डा m = इनफाइनाइट, दोनों का सेम मतलब है और वो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, बट अलग अलग तरीके से इसको बोलते हैं। अगर कॉन्सेंट्रेशन 0 है तो लैम्डा m 0, लेकिन अगर डाइल्यूशन इनफाइनाइट है तो लैम्डा m इनफाइनाइट। अब जल्दी से मुझे बताओ, डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन क्या एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा तो डाइल्यूशन कम, तो डाइल्यूशन ज़्यादा तो कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेज 0 देन डाइल्यूशन अप्रोचेज इनफाइनाइट। क्लियर है ना। तो यहाँ पे जो लाइन लिखी है इसका मतलब है मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन। और यहाँ पे क्या है बेटा, बताना, इसका क्या मतलब हुआ? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दोनों बातें क्या कहलाती हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। कोई फर्क नहीं पड़ता
कि वो लैम्डा एम नॉट लिखा जाए या लैम्डा इनफाइनाइट लिखा जाए, दोनों का मतलब सेम ही है, और वो क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या कोई दिक्कत? आसान है ना? अब अगला हमारा जो टास्क है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये जो कि आप कह रहे हैं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे या जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे होती है। ये तो आपकी किसके लिए हुआ? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। अब हमारा अगला टास्क किसके लिए होगा बेटा? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। नेक्स्ट टाइम डालेंगे फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। हाँ, इसको लिखना है, पहले इसको नोट कर लो, फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट लिखेंगे। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक बात बताओ बेटा, अगर इलेक्ट्रोलाइट वीक है तो क्या 100% डिसोसिएशन होगा या पार्शियल डिसोसिएशन होगा? पार्शियल डिसोसिएशन होगा। अब जब डिसोसिएशन पार्शियल होगा तो उस टाइम पे क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का यूज करेंगे? यस और नो? याद करो, हम लोगों ने बताया था डिसोसिएशन अगर 100% हो तो स्ट्रॉन्ग और डिसोसिएशन पार्शियल हो तो वीक। तो यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे फॉर पार्शियल डिसोसिएशन degree of dissociation must consider। आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कंसीडर करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का यहाँ पे हम फॉर्मूला लेते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, दिस इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब एक इसी टाइम पे एक और बात, लगे हाथ बता दो बेटा, लगे हाथ, एक और बात बता दो, क्या हम लोगों ने डिसोसिएशन कांस्टेंट किसी जमाने में पढ़ा था? वो जमाना तो याद ही होगा। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट दिस इज इक्वल्स टू कप्पा इसे के ए बोलते थे, याद है? एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट के क्या होता था? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करूँ तो क्या कोई मुझे के की वैल्यू बताना चाहेगा? क्या होगा? सी इंटू लैम्डा एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्डा एम नॉट का स्क्वायर, यस और नो, डिवाइडेड बाई 1 माइनस लैम्डा एम डिवाइडेड बाई लैम्डा एम नॉट। थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं बेटा, सी लैम्डा एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट एम का स्क्वायर, लैम्डा नॉट एम का स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा बेटा? 1 लैम्डा एम माइनस लैम्डा नॉट एम माइनस लैम्डा एम, और ये जो लैम्डा एम नॉट ऊपर है वो ऊपर चला जाएगा इंटू लैम्डा नॉट एम, याद है ना? इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमारा जो के की वैल्यू आएगा सी लैम्डा एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्डा एम लैम्डा नॉट एम माइनस लैम्डा एम, यस और नो? तो इस तरीके से अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उस वीक इलेक्ट्रोलाइट से कहाँ पे बेटा? यहाँ पे? ओके ठीक है, सॉरी गलती हो गई, इंसान से गलतियाँ होती हैं। ओके, अब इधर देखो, माफ़ कर दिया। फिर से देख लेते हैं एक बार, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा? पार्शियल डिसोसिएशन, और पार्शियल डिसोसिएशन है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम, और हम लोगों ने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था डिसोसिएशन कांस्टेंट के की वैल्यू होती है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। इस हिसाब से हमने इस लैम्डा अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट करके के का फाइनल वैल्यू निकाल लिया, के इक्वल्स टू सी लैम्डा एम स्क्वायर अपॉन लैम्डा एम नॉट लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा एम। क्या ये बात क्लियर हो गई? इस तरीके से हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन कंप्लीट कर लिया। एक बार फाइनल जरा बताना, कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी में स्ट्रॉन्ग है तो वीकली डिपेंड, वीक है तो स्ट्रॉन्गली डिपेंड। वीक है तो हमें किसके बारे में ध्यान देना होगा? पार्शियल डिसोसिएशन यानी अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, और साथ ही साथ डिसोसिएशन कांस्टेंट के की वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। लेकिन अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्या कोई दिक्कत?
फिर हमारा अगला जो टॉपिक है उसे हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन बोलते हैं, इसका लास्ट टॉपिक, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग इसे नोट करेंगे।